ठीक है, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज बात करेंगे हम हमारा जो चैप्टर होने वाला है प्रीएम्बल, जिसको हिंदी में कहते हैं हम प्रस्तावना। प्रस्तावना हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस पॉलिटी के चैप्टर का। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स हम पढ़ेंगे संविधान का मेन जो फीचर्स है, यानी कि संविधान की विशेषताएं की बात करेंगे हम। ठीक है, तो प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना और संविधान की जो विशेषता है यानी कि जो फीचर्स है, हम इन दो टॉपिक को आज की इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम में होंगे, मैं टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताने वाला हूँ, क्योंकि जो स्लाइड्स होगी वो इंग्लिश में होगी और टॉपिक को हिंदी में भी बताऊंगा मैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या क्या इवेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले। क्योंकि आपको पता है कि 1949 में 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था, लेकिन इससे पहले भी काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए थे। क्योंकि 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी बनी है ना, यानी कि जो असेंबली बनी, उसके पहले से ही सारी घटनाएं चलते आ रही थी। तो इन घटनाओं को हम इन 8 पॉइंट्स में कवर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इंडियन पार्लियामेंट की डिमांड करी गई। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया, जिसके अंदर हमने अपने कुछ लॉज को रखने की बात करी। फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया, जिसके अंदर हमने कुछ रिफॉर्म की बात करी। उसके बाद कुछ एक्ट्स भी मिले। नेक्स्ट 4th पॉइंट में हम ये कह सकते हैं, हमने सेपरेशन की बात करी कि पावर ऑफ सेपरेशन, कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच सेपरेशन होना चाहिए पावर का, है ना। एंड पॉलिटिक्स से रिलीजन्स भी टोटली अलग होना चाहिए। तो सेपरेशन की हमने बात करी, अलगाव की हमने बात करी। नेक्स्ट हमने डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, है ना, संविधान सभा की, क्योंकि संविधान अचानक ही और रातों रात नहीं बन जाता। संविधान बनाने के लिए एक पहले असेंबली बनानी होती है। उस असेंबली को ही हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहते हैं, जिसको हिंदी में हम संविधान सभा कहते हैं। हिंदी में हम संविधान सभा कहते हैं। ये संविधान सभा वही सभा होती है जो किसी भी देश के संविधान को बनाती है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर किसी भी देश का संविधान लिखित है, रिटन है, तो उसको किसी भी देश की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एक फिक्स टाइम में बनाया हो, उसी को हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। जब आगे देखा गया तो मुस्लिम लीग ने भी काफ़ी इसका अपोज किया। देन वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से निकल गई। देन उन्होंने अलग अलग पाकिस्तान की डिमांड करी और एक नया देश पाकिस्तान भी बना। नेक्स्ट एक्सेप्ट किया गया पार्टीशन को, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जो ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाए गए, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको फादर भी कहा गया। और इस तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशली ये कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया, उसके मेन फीचर्स क्या है। तो फीचर्स के तो हम पढ़ेंगे ही, इससे पहले हम प्रीएम्बल को देखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझाया टॉपिक का, ताकि हमें समझ में आ जाए। यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं ये कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा हम ब्रीफ में देखेंगे हमारे फादर के बारे में, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं उनको कहा जाता है, उनको देखेंगे। देखो कि अ ड्राफ्टिंग कमेटी वाज इलेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कि जो संविधान सभा के मेंबर हैं उन्होंने ही ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर को चुना था। और ड्राफ्ट कमेटी में जो चेयरमैन थे वो अम्बेडकर जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। उसके बाद कई सारे मेंबर हैं। इनका मेन काम था जो उसका पूरा ड्राफ्ट है उसको जांच करना, उसको देखना, उसमें कोई भी रिफॉर्म करना है उसको रिफॉर्म करना, यानी टोटल मेन काम कह सकते हो आप, वो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। तो 29 अगस्त 1947 को इनको इलेक्ट किया गया था, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसका प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन बनाया गया था ड्राफ्ट कमेटी का। देन उसके बाद 21 फरवरी 1948 को देखा जाए तो ये जो कमेटी है इसने अपना जो ड्राफ्ट है उसको यानी कि सर्कुलेट कर दिया सभी के पास, कि सभी लोग इसको देखें, ये संविधान बनकर हमारा रेडी होने जा रहा है, ये हमारा संविधान होने वाला है। और इस ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, और 7 मेंबर इसके अंदर टोटल थे। देन इसके बाद कह सकते हैं हम कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो टोटली जो इसके ऊपर मेन जो कंट्रीब्यूशन रहा वो सबसे मेन रहा है, क्योंकि इन्होंने ही ड्राफ्ट कमेटी का यानी कि चेयरपर्सन रहे ये, इसलिए। एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थोड़ी सी जीवनी यहाँ पे बता दिया मैंने कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या है। टॉपिक के बारे में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो क्यों ना हमें हर एक पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करें। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 का इनका जन्म हुआ है, और 6 दिसंबर 1956 को इनके देहांत हो गया। देहांत के ऊपर इनका एक रहस्य है, क्योंकि आज तक खुला नहीं कि कैसे इनका देहांत हुआ। ये सब हो गया। इनको बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। एंड बराक ओबामा ने जब इंडियन पार्लियामेंट के अंदर स्पीच दिया था, तो इस स्पीच के दौरान इन्होंने ये कहा था कि जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं वो एक फाउंडिंग फादर हैं मॉडर्न इंडिया के। ठीक है, तो एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है और काफ़ी बार ये पूछा भी गया है, तो आपको मैं कहूँगा कि इनको ध्यान रखना। ठीक है,
एंड इसी के रिगार्डिंग कुछ स्पीच दिया था टीटी कृष्णमाचारी ने। तो ये सब इसके अंदर मैंने बता दिया है ताकि एक रेफरेंस के रूप में आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई अचानक तो बना नहीं है। हमने भारत के संविधान के लिए काफ़ी संघर्ष किया और ये संघर्ष की जो कहानी है वो काफ़ी लंबी कहानी है। और इस कहानी के अंदर भारत के जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम किसी एक का नाम, जैसे कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हम देखा जाता है यहाँ पे रोल उनका, है ना। क्योंकि जब कहते हैं कि जब कोई भी एक लीडरशिप मिल जाता है, एक अच्छा कोई डायरेक्शन देना या मेंटरशिप मिल जाता है हमें, तो उसको हम आगे तक लेकर जा सकते हैं। और मेन काम यही रहा महात्मा गांधी का कि और भी लोग आए और उन्होंने थोड़ा सा, कहते नहीं कि अनकरेज किया लोगों को, ताकि हम अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करो। फाइनली हमने फ्रीडम भी हमें मिला। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर रेडी भी हुआ और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इम्प्लीमेंट भी हुआ। 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट होने का कुछ रीज़न है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि 26 नवंबर को ही बनकर रेडी हो गया था, तो इस दिन ही इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था। ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्योंकि दोस्त, हमने 26 जनवरी 1929 को जब लाहौर अधिवेशन हुआ, तो देन उसके बाद हमने क्या किया, पूरे भारत के अंदर हमने अपना झंडा फहराया, फ्लैग को हमने फहराया। उसके बाद हमने एक इंडिपेंडेंट डे भी एक तरह से सेलिब्रेट कर लिया हमने। तो 26 जनवरी को दिन को याद करते हुए हमने 26 जनवरी के ठीक एक महीने बाद, यानी कि एक महीने दिसंबर के बाद, उसके बाद जनवरी जब आया तो हमने थोड़ा सा वेट कर लिया। देन 26 जनवरी 1950 को ही हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। और इस तरीके से भारत एक रिपब्लिक कंट्री बना। रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक बोथ आर सेम, आप इस तरीके से समझ सकते हो। इसमें ये डिफरेंस होता है बस रिपब्लिक के अंदर। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो भी देश का जो सबसे सुप्रीम पोस्ट है वो हायरार्की नहीं होना चाहिए, यानी कि वो कोई राजा का बेटा या राजा का बेटा राजा बन जाएगा या वो मर गया तो उसका बेटा राजा बन जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि इंग्लैंड के अंदर है, वहाँ पे मोनार्की सिस्टम है। वहाँ पे जो सुप्रीम पोस्ट है उसके ऊपर यानी कि डायनेस्टी के एक ही वंश के लोग चुने जा रहे हैं, है ना। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। भारत का जो सुप्रीम पोस्ट है वो प्रेसिडेंट का है और प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता ही है। भारत के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, जिसके अंदर जो हमारे चुने हुए लोग हैं पार्लियामेंट के मेंबर एंड विधानसभा के मेंबर, वो सब मिलके प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। तो ऐसा अगर भारत में होता, अगर राष्ट्रपति के देहांत के बाद उनके बेटा अगर राष्ट्रपति बन जाता, तो भारत एक रिपब्लिक स्टेट कहाँ होता? नहीं होता। हम रिपब्लिक स्टेट इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सुप्रीम पोस्ट है उसका इलेक्शन होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। समझ में आ गया आपको रिपब्लिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो अब हम समझते हैं ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। देखो, डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेट्स का मतलब होता है रूल, यानी कि लोगों का शासन। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें वर्ड भी यूज किया गया है एंड प्रीएम्बल के अंदर फर्स्ट जो लेटर है विद द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी, है ना, एक कंट्री बनाने के लिए। और हमने कुछ यहाँ पे प्रीएम्बल में प्रिंसिपल्स दिए हैं लोगों को। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि फंक्शंस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो, सबसे पहले कुछ एक आइडियोलॉजी होती है हर एक कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है। ठीक है, बेसिक लोग बताता है, ये पूरा फ्रेमवर्क देता है हमारे कंट्री का, हम किस राह पे चलते हैं, हमारा रास्ता क्या है। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताता है, सेंटर, स्टेट एंड अमेंडमेंट प्रोविजंस के बारे में बताता है कि कैसे प्रोविजंस क्या क्या है। एंड कुछ यहाँ पे मैंने लिख दिया है फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि लॉन्गेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप पे 3 टायर गवर्नमेंट है, फंडामेंटल राइट्स है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, रिपब्लिक है ना। एंड बैकग्राउंड की क्लासेस जो लोग हैं उनको भी देखा जाए, यानी कि आप कह सकते हो कि हम सोशलिज्म पे थोड़ा जोर देते हैं। एंड जो सोसाइटी में जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनमें इक्वलिटी लाने के लिए स्टेट रिजर्वेशन का प्रोविजन करती है। एंड यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, जो भी 18+ हैं वो वोटिंग कर सकते हैं। एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा है, सेपरेशन ऑफ पावर है। एंड पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इन पॉइंट्स को मैं एक एक करके डीपली समझाऊंगा, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम ये समझते हैं, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रीएम्बल। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम कोई बुक्स खोलते हैं, किसी भी चीज़ की बुक्स खोलते हैं, तो बुक्स के स्टार्टिंग के पेज में उनके राइटर्स वगैरह लिखा होता है और सेकंड थर्ड पेज के अंदर उसमें इंडेक्स लिखा होता है। और जो इंडेक्स होता है वो हमें ये बताता है कि हम पूरे इस बुक के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। सेम उसी तरीके से एक प्रीएम्बल होता है, क्योंकि जब हमारा संविधान बना तो इसके अंदर 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे, है ना। एंड शेड्यूल आपको पता है कि अभी देखो कि इसके अंदर 22 पार्ट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एंड 12 शेड्यूल है ना। 8 शेड्यूल हुआ करते थे, अब 12 शेड्यूल है। तो इतने सारे को एक एक करके कोई पढ़ के कैसे समझेगा? तो पहले एक ऐसा थीम हो जो हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता दे कि अच्छा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये देता है या हमें ये कहता है। कोई फॉरनर हो, उसको जानना हो तो सिंपल वो प्रीएम्बल उठा के देख लेगा। इसलिए क्या हुआ, जो है ना, जो ये आइडिया है कि ये
प्रियम्बल भी होना चाहिए, ये आइडिया हमने कहाँ से लिया बेसिकली, ये हमें पता होना चाहिए। ये आइडिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, किसके, यूएसए के, यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये अडॉप्ट किया है। और देन फाइनली हमने 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया तो उसके अंदर एक प्रियम्बल भी अटैच था। क्लियर है। तो प्रियम्बल हमें क्या करता है, प्रियम्बल हमें एक्सप्लेन करता है ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे देश के संविधान का, एंड स्ट्रक्चर बताता है गवर्नमेंट का ये, और आइडियाज़ बताता है, और यानी कि क्या हम आइडियल्स क्या है, आइडियल्स मतलब कि हमारा देश क्या करना, क्या देता है हमें और किस राह पे चलता है ना। जैसे कि इंडिपेंडेंट इंडिया एंड की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का बिल्कुल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, स्पेशली कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी क्या है, बैकबोन क्या है, जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और प्रियम्बल का, कि इसका मेन प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देखिए जरा एक बार, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन स्टेट एज सोवरेन, यानी कि ये इंडियन स्टेट को बताता है कि भारत के जो राज्य हैं वो एक सोवरन है। सोवरन का मतलब होता है कि वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में टोटली इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी गवर्नमेंट के प्रेशर में नहीं है। नेक्स्ट सोशलिस्ट, वो देश के अंदर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो उनके भी यानी कि इक्वलिटी लाने की बात करते हैं, उनको ही प्रमोट करने की बात करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रियम्बल के अंदर इंडियन स्टेट को सोवरेन कहा गया है, एक सोशलिस्ट स्टेट कहा गया है, एक सेकुलर भी कहा गया है कि स्टेट का कोई भी अपना एक रिलीजन नहीं होगा, वो सभी रिलीजन को इक्वल मानेगा। ठीक है। एंड डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत एक, तो भारत को एक डेमोक्रेटिक स्टेट भी कहा गया है, जहाँ पे लोग चुनकर यानी लोगों का इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन के द्वारा वो जो जीत कर आते हैं वो देश को शासन यानी कि रूल करते हैं और रेगुलेट करते हैं, लॉ इम्प्लीमेंट्स करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है, ये प्रियम्बल का ये बताना कि इंडियन स्टेट किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। एक सोवरेन स्टेट है, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक, ये 4 पॉइंट्स हैं जो इंडियन स्टेट को बनाता है, और ये बताता है हमें प्रियम्बल। ठीक है, आसानी से बता देता है ये, तो कोई भी समझना चाहे तो समझ सकता है। नेक्स्ट एक बात और आपको ध्यान रखना है, ये जो सोशलिस्ट वर्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये दोनों वर्ड ही 1976 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ऐड किया गया था, इसमें जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष वर्ड, पहले धर्म निरपेक्ष वर्ड हुआ करता था, देन इसको पंथ निरपेक्ष कर दिया गया, जिसको इंग्लिश में सिंपल सेकुलर ही कहते हैं, देन इसको ऐड कर दिया गया। ठीक है, क्लियर यहाँ पे ही। हाँ जी। नेक्स्ट क्या है, ये प्रोविजन करता है इंडियन, जितने भी इंडियंस लोग हैं उन सब के लिए किस चीज़ का प्रोविजन करता है, लोगों को जस्टिस देता है, न्याय, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी कि समानता, और फर्टर्निटी यानी कि लोग सबके में माफ करना भाई, ये फर्टर्निटी देता है लोगों को कि लोगों में एकता हो, क्या हो, यूनिटी बने रहे। इसलिए ये एक इंडिविजुअल की उसकी पहचान, साथ ही इंटीग्रिटी बना के रखने की, उनकी डिग्निटी, उनकी जो सम्मान है, जो उनकी रिस्पेक्ट है, उन सबको बताता है ये। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल के 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला, इंडियन स्टेट को डिस्क्राइब करना कि इंडियन स्टेट के मेन का कह सकते हो कि स्टेट का फॉर्म क्या है ना, स्टेट का मेन स्ट्रक्चर क्या है। तो स्टेट का स्ट्रक्चर है सोवरन यानी कि संप्रभुता, सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, रिपब्लिक यानी कि लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, तो ये इंडियन स्टेट को बताता है। सेकंड जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो ये अपने सिटीजन को देता है, तो सिटीजन को क्या देता है, ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी और डिग्निटी, ये 4 चीज़ देता है ये। ठीक है, फर्टर्निटी और डिग्निटी, या फर्टर्निटी मतलब वही एकता, और डिग्निटी मतलब यानी उनकी जो गरिमा है, जो उनका सम्मान है, ये सब हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रियम्बल का। एंड पर्पस ऑफ हैविंग प्रियम्बल की हम बात करें तो सिंपल है कि ये हमें ये बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ मौजूद है ना। तो ये चीज़ 2 पॉइंट्स में इसमें सिंपल इसमें समझा दिया गया है। अब मेनली मैं पॉइंट्स पे आता हूँ कि सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, क्या है सिग्निफिकेंस प्रियम्बल का, क्यों हमने इसको अडॉप्ट किया और क्या इसकी ज़रूरत पड़ गई है इसको अडॉप्ट करने की। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल होता है वो हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि डेमोक्रेसी, रिपब्लिक हो, डेमोक्रेसी हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है ना, यानी जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, मूलभूत ढांचा कहा जाता है। तो क्या क्या है, जैसे हम देखिए यहाँ पे तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र हो गया, सेकुलर कंट्री हम रिपब्लिक है हम,
है ना, जस्टिस, लिबर्टी, फंडामेंटल राइट्स, ये डिग्निटी, स्पिरिटी, ये सब जो ये दिया जा रहा है ये एक फंड क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर हमें प्रियम्बल से पता चल जाता है। इसलिए प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और साथ ही ये स्पिरिट है, एक कह सकते हो कि पूरी एक आत्मा है हमारे संविधान की, और इस प्रियम्बल को संविधान की आत्मा या सोल कहा भी जाता है, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा भी जाता है इसी वजह से। ठीक है, क्योंकि ये संविधान के इतने बड़े लंबे चौड़े संविधान को एक सिंगल पेज पे ये बता देता है कि किस तरीके से हमारा संविधान हमें क्या देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को क्या प्रोवाइड करता है। इंडियन स्टेट का स्ट्रक्चर बताता है, दूसरा ये सिटीजन को क्या मिल रहा है ये बताता है। तो दो इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रियम्बल एक्ट्स एज द प्रेफरेंस ऑफ, यानी कि संविधान के पहले अगर हमें कुछ पढ़ना है, कुछ देखना है कि इसको पढ़ के सिर्फ हमें संविधान के पूरा समझ में आ जाए, तो हम प्रियम्बल के बारे में सिंपल विचार कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। जैसे इस प्रियम्बल को हम पढ़ेंगे हमें पूरा संविधान समझ में आ जाएगा कि अच्छा हमारे देश का संविधान नागरिकों को ये सब देता है। क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए, तो ये पॉइंट हमारे यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया इट कंटेन्स द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, बिल्कुल, इसके अंदर प्रियम्बल के अंदर जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे संविधान का फीचर्स है। ठीक है, एंड जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, रिपब्लिक हो गया, सेकुलर स्टेट हो गया, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स वही सारे पॉइंट्स हैं जो हम फीचर्स में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये फीचर्स भी हमें प्रियम्बल से पता चल जाता है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस काफ़ी, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। द प्रियम्बल डजंट कंटेन लॉस इन्फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे ये पॉइंट जरूरी है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? आप जरा खुद सोच कर देखो, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो आपके बुक्स में, आपके मान लो पर्टिकुलर एक बुक है, मान लो पॉलिटी की बुक है ना, और पॉलिटी के बुक में जो पेज में जो इंडेक्स दिया गया है, क्या वो इंडेक्स इस बुक का पार्ट है? मैं आपसे पूछता हूँ तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल जी है, पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि वो उस बुक में ही तो है, तभी तो उस बुक का वो इंडेक्स ये बता रहा है कि इस बुक में हमें क्या पढ़ना है। समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो हम जाहिर से ये कह सकते हैं कि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, नो डाउट इसके अंदर। और प्रियम्बल में हम ऐसा कोई भी चेंज नहीं कर सकते जिससे कि इसमें क्या होता हो है, वॉलेट्स द स्पिरिट ऑफ द प्रियम्बल, यानी कि हमारे देश का जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, हम ऐसा कोई भी इसमें चेंज नहीं करेंगे जिससे कि जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कोई चेंज होता हो। ऐसा नहीं है कि हम डेमोक्रेटिक वर्ड हटा के उसमें मोनार्की डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। हम सेकुलर हटा के उसके अंदर हम कोई एक पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन्स को उसके अंदर डाल दे, तो ऐसे बिल्कुल है ना, हम आत्मा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि ये क्या है, ये अनअमेंडेबल है एंड इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना, और ना ही इसमें कोई चेंज अब होगा। ठीक है, और ऐसा कोई चेंज तो होगा ही नहीं जिससे कि इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया जाए। ये साफ आपको ध्यान रखना होगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड प्रियम्बल का मैंने आपको सारे वर्ड यहाँ पे दिखा दिया कि क्या लिखा गया है। एंड विद द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो स्टार्टिंग की ये वर्ड है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस वर्ड का मतलब ही ये हुआ, इस लाइन का मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब ही ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका सोर्स जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, यानी कि जनता ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ठीक है, इसलिए विद द पीपल ऑफ इंडिया वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। जैसे हिंदी में देखें हम, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक न्याय, ये पूरा वर्ड इसमें कहा गया है। और इसको इस तरीके से बताया गया है कि हर एक इंसान इस प्रियम्बल को जब पढ़ेगा तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, अच्छा प्रियम्बल हमारे देश का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बजाय, इतनी मोटी बुक्स पढ़ने के बजाय वो सिंपल प्रियम्बल पढ़ ले, है ना, तो उसको मेन थीम पता चल जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम से पहले एक रिवीजन का नोट्स बनाते हैं, समझ के समझ जाओ, तो पूरे संविधान का एक रिवीजन नोट्स है ये प्रियम्बल, जो हमें पूरे संविधान का स्ट्रक्चर बता देता है कि संविधान देता क्या है हमें। तो अब मैंने क्या किया है, इस पूरे टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल जो आपको मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दिखाया है आपको, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक एक वर्ड देखिए यहाँ पे विद द पीपल ऑफ इंडिया, मैंने जितने भी यहाँ पे ब्लैक डार्क सर्कल आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए ये सारे वर्ड्स हो गए, इन सब वर्ड्स को मैंने एक एक डिस्क्राइब कर दिया है। जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, कि ये वर्ड का मतलब क्या है और ये क्या कहना चाह रहे हैं और क्या हमें दे रहे हैं। ये देखिए, जैसे विद द पीपल ऑफ इंडिया वाला वर्ड देखा हमने, तो विद द पीपल इंडिकेट दैट इंडिया इज अ रिपब्लिकन पॉलिटी विच मीन्स इट सेल हैव नो हाईडाइट। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे कोई हाईडाइटरी सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई वंशानुगत सिस्टम नहीं है कि एक राजा है और उस राजा का बेटा मर गया तो वो राजा बन जाएगा, फिर वो मर गया तो वो राजा बन जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे, है ना। द पीपल शैल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट,
यहाँ पे लोग इलेक्ट करते हैं, तो विद द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, विद द पीपल वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। नेक्स्ट देखो आप, सोवरेन का मतलब मैंने आपको बताया था, जिसको हिंदी में कहा जाता है संप्रभुता, हिंदी में कहा जाता है, एंड मैंने यहाँ पे देता हूँ सही से, संप्रभुता, ठीक है। तो एक चीज आप आपको ध्यान रखना है, जो भी वर्ड आप लिख रहे होगे, समझ रहे होगे, उसको एक क्लियरिटी के साथ आपको पता होना चाहिए इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो सोवरेन मतलब संप्रभुता, मीन्स एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, इसका मतलब दैट इज गवर्नमेंट विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर पावर, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि एक देश का सरकार जो है, मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लो कि मोदी सरकार है ना, ये इनको जनता ने इलेक्ट करके चुना है, जनता ने इलेक्ट करके चुना है, और ये ना ही एक्सटर्नल यानी कि किसी और देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, किसी और देश के ये दबाव में काम नहीं करते, और ना ही इंटरनल में जैसे देश के कोई भी बड़े, कोई अमीर वाले, पैसे वाले लोग, इनके दबाव में कोई सरकार काम नहीं करता। जो प्रिंसिपल वो बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकली तो हम सब जानते ही हैं। चलिए, तो क्लियर आपका ये, हाँ जी। सॉरी भाई। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल। कौन सा? सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, सोशलिस्ट मतलब होता है कमिटमेंट टू अटेन आइडियल्स लाइक रिमूवल ऑफ इनइक्वलिटीज, है ना। तो सोशलिस्ट वर्ड अपने आप में एक आइडियल है लोगों के लिए और गवर्नमेंट के लिए, कि वो सोसाइटी में जो इनइक्वलिटीज है उनको वो खत्म करे, तो इनइक्वलिटीज को खत्म करना, एंड मिनिमम बेसिक जो लोगों को नेसेसिटीज है, जैसे कि कपड़ा, घर, मकान, जो जो है ना, एक फंडामेंटल नीड्स है लोगों की, वो तो कम से कम प्रोवाइड करना, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यानी जो समान काम कर रहा है, उस समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए सभी को। ऐसा नहीं है कि मेरी जाति ऊंची है तो मुझे ज़्यादा पैसा मिले, और किसी की जाति कम है, नीची जाति है, तो उसको पैसा कम मिले। बस दिक्कत ये, वो दोनों काम ही इक्वल काम कर रहे हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म, यानी कि इंडिया इज नाइदर रिलीजियस और नॉर इरिलीजियस है, और ना ही एंटी रिलीजियस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, इंडिया क्या है? इंडिया किसी का भी वो नहीं करेगा, यानी कि इंडिया एक किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, ये चीज तो हमारे प्रीएम्बल में साफ कहा गया है। और हाँ जी, है ना। और साथ ये भी कहा गया है, अगर हम किसी एक धर्म को नहीं मानते, या हम किसी स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं हो, तो ऐसा भी नहीं है कि मान लो किसी भी रिलीजन के अंदर कोई ऐसा हो रहा हो जो एक तरफ से मानवता के लिए या पूरे ह्यूमन सोसाइटी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए वो सही नहीं है, तो उसमें हम देश की सरकार में इंटरफेयर कर सकती है, स्टेट इंटरफेयर करेगा। जैसे अब देखो, 3 तलाक का मामला हो गया, उसमें सरकार ने इंटरफेयर किया, उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया। तो ऐसे मामले जब वो, अब वो चाहे किसी भी रिलीजन्स के अंदर हो, तो जहाँ पे जरूरत पड़ेगी, जो इंसान के राइट्स को वॉयलेंस करता हो, वहाँ पे स्टेट इंटरफेयर करेगी, साफ ये कहा गया है। इसलिए हम एंटी रिलीजन्स तो नहीं हमारा देश, इंडियन स्टेट, लेकिन वो रिलीजियस भी नहीं है पूरी तरीके से, और ना ही इरिलीजियस है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। वो गैर धार्मिक भी नहीं है, ना ही पूरी तरीके से धार्मिक है, और ना ही वो अब स्टेट के मामलों में गैर जरूरी या कहीं जरूरी ना हो वहाँ पे इंटरफेयर वो नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। बिल्कुल, हम डेमोक्रेटिक कंट्री विद द पीपल ऑफ इंडिया, एंड हमने देखा है वो जो हमारी जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, काफ़ी फेमस डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन को ही हम यहाँ पे फुलफिल करते हैं इंडिया के। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दो जस्टिस, यानी कि जस्टिस क्या करता है कि हर एक लोगों को उसका जो उसके पास एंटाइटल्ड है, जो उसका हक है, वो उसको मिलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, और ये स्टेट को देखना है, ठीक है। अब चाहे वो फूड हो, क्लोथिंग हो, हाउसिंग हो, पार्टिसिपेशन हो, है ना, डिसीजन मेकिंग हो, लिविंग विद द डिग्निटी एज ह्यूमन बींग्स हो, तो एक इंसान को क्या उसका हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है। देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको प्रोवाइड किया फंडामेंटल राइट्स, उसके अंदर सब बताए भी हैं, ठीक। नेक्स्ट लिबर्टी है। लिबर्टी मतलब थॉट एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आपको टोटली लिबर्टी होनी चाहिए थॉट एंड एक्सप्रेशन की। आप स्पीच दे सकते हो, टोटली फ्रीडम है आपके पास, और इस फ्रीडम को फंडामेंटल राइट्स के अंदर बिल्कुल ही सिक्योर रखा गया है कि कोई भी स्टेट इसको छीन नहीं सकती। हाँ, वो इमरजेंसी का प्रोविजन अलग है, तो उसको भी देखेंगे हम। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब क्या है कि अब देखो, कोई किसी के साथ ना उसके रिलीजन्स को लेकर, ना कास्ट को लेकर, ना ही लैंग्वेज को लेकर, ना ही बर्थ प्लेस को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। स्पेशली बात तो ये है, तभी हम इक्वलिटी ट्रीटमेंट कर सकेंगे लोगों के साथ। अब देखा जाए तो ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड एक्सटेंडेड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कानून की नज़र में सभी बराबर होंगे, और इक्वल प्रोटेक्शन लोगों को मिलेगा कानून की नज़र में, चाहे वो उसका जातीय धर्म कुछ भी हो,
है ना। एंड एनी डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं होना चाहिए कास्ट के बेस पे, क्रीड एंड बर्थ, रिलीजन, ईटीसी, इन सब के बेस पे। क्लियर मेरे दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल में, वो है फर्टर्निटी। फर्टर्निटी का मतलब देखो क्या है कि भारत के अंदर डाइवर्सिटी कंट्री है और लोगों में मल्टी कल्चर होने के कारण, मल्टी लैंग्वेज होने के कारण, मल्टी रिलीजन्स होने के कारण लोगों में एक डिग्निटी का जो एक रिस्पेक्ट होता है ना, वो होना जरूरी है। और साथ ही हम कह सकते हैं कि ये जो फर्टर्निटी, जो हम यूनिटी जिसको कह रहे हैं हम, ये होना काफ़ी ज़रूरी है। वरना अलग अलग लोगों में यूनिटी बनाना एक अपने आप में एक बॉन्डिंग सी है ना। तो ये फर्टर्निटी, ये जो वर्ड है, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था मेरे दोस्त, तो 1789 में वहीं से ये वर्ड निकल कर आया फर्टर्निटी, और वहाँ से हमने ये वर्ड लिया। और फर्टर्निटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे कंट्री के अंदर कि फर्टर्निटी अमॉन्ग पीपल ये काफ़ी ज़रूरी है, तभी एक देश को हम टिका कर रह सकते हैं। और भारत की ये खूबसूरती है कि भारत के अंदर हर तरीके के लोग मिलेंगे आपको, लेकिन थोड़ी बहुत देखो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, उनको भी स्टेट ठीक करता है कैसे भी करके। ठीक है, तो ये हमारा पूरे देश का प्रीएम्बल था। फंडामेंटल राइट्स वाला अभी टॉपिक जो है हमारा, मैंने यहाँ पे इसलिए दिखा दिया ताकि प्रीएम्बल के साथ हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पूरे सारे फंडामेंटल राइट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो एक राइट टू इक्वलिटी हो गया हमारा, इसको मैं इस अभी टॉपिक में प्रीएम्बल हमने अच्छे से समझा, एक एक टॉपिक हमने उसको अच्छे से समझ लिया। तो प्रीएम्बल को देखो, जब भी हमारा अभी हम आएंगे इसके ऊपर, पहले हम ये यहाँ पे देख लेते हैं कुछ पॉइंट है यहाँ पे और बता देना आपको पहले ही। देखो, जब 1946 में 9 दिसंबर को बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके चेयरमैन बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। वो काफ़ी बुजुर्ग थे तो उनको इसलिए बना दिया गया, ठीक है, लेकिन वो यानी कि स्थायी या स्टेबल तरीके से वो नहीं, परमानेंट नहीं थे वो। तो फिर से इलेक्शन हुआ 11 दिसंबर को 1946 में, और इस दिन बना दिया गया चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और यही बन गए स्टेबल तरीके से परमानेंट चेयरमैन यानी कि प्रेसिडेंट। और अगले 2 दिन यानी कि 1-2 दिन बाद 13 दिसंबर को, है ना, 13 दिसंबर को ही जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1946 में ही 13 दिसंबर 1946 को ही ये जो हमने प्रीएम्बल देखा, ये जो हमने प्रस्तावना देखा, ये जो लाइन पूरी, इस प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश कर दिया गया, है ना, सामने रखा गया लोगों के। और इस तरीके से ये पूरा प्रस्तावना है हमारा, ये आप देख लीजिए यहाँ पे, जिसके मैंने एक वर्ड को आपको बता दिया है। फाइनली संविधान ने इसको अडॉप्ट कर लिया। और ऐसा नहीं है कि इस प्रीएम्बल एक बार ही बनी, मेरे दोस्त प्रीएम्बल में काफ़ी बार चेंज हुए हैं। अभी आपको पता है यहाँ पे पहले प्रीएम्बल के अंदर स्टार्टिंग में किसी और वर्ड से स्टार्ट किया जा रहा था, तो बहुत 2-3 बार चेंज किया गया कि हाँ अब सही है, विद द पीपल ऑफ इंडिया। इससे पहले काफ़ी बार इसमें अलग अलग लगाया गया वर्ड, है ना। तो फाइनली जाके ये फिर बन पाया, और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पेश कर दिया गया। क्लियर है मेरे दोस्त, चलिए वेरी गुड। एंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझ में तो आ गया है कि प्रीएम्बल क्या है हमारा। और प्रीएम्बल के बाद हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो आता है फंडामेंटल राइट्स का, लेकिन इसको मैं सोच रहा हूँ ये बड़ा टॉपिक है हमारा, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। लेकिन फिर भी पॉइंट्स तो मैं आपको बता देता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स के हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट आप देखिए यहाँ पे, राइट टू इक्वलिटी, यानी कि सभी समान है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, इक्वालिटी के पॉइंट याद हो जाएगा। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, असेंबली में फ्रीडम होना चाहिए, हम भाषण दे सकते हैं, एसोसिएशन मूवमेंट के लिए, रेजिडेंट्स के लिए, और प्रोफेशन एंड ट्रेड का फ्रीडम हमारे पास है। एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, बिल्कुल, है ना, कोई भी फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकता, है ना, फैक्ट्रीज में चिल्ड्रंस को काम नहीं करवाएगा। एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं ये, एंड उसका प्रीचमेंट कर सकते हैं, उसको हम प्रमोशन भी कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं अपने रिलीजन्स की उन बातों को जो लोगों की अच्छाई के लिए है। और सभी धर्मों में जो बातें हैं कहीं ना कहीं वो लोगों को कुछ ना कुछ सीख ही देता है, ये है ना। कल्चर एंड एजुकेशन राइट है हमारे पास। एंड राइट टू मूव ऑन कोर्ट, जिसको रेमेडीज भी कहा जाता है, इस राइट को संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर पीछे बताए गए जितने भी 5 राइट्स हैं, क्योंकि ये छठा है हमारे पास, तो 6 मौलिक अधिकार टोटल हमारे पास, पहले 7 हुआ करता था। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, उसके हटाने के रीजंस थे जो मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। एंड तो जो 5 राइट्स में से अगर किसी भी राइट्स का वॉयलेंस हो जाता है, गवर्नमेंट या कोई भी लोग अगर वो नहीं देती हमें, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चलिए अब हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट करते हैं। प्रीएम्बल खत्म हो गया हमारा। सेकंड पार्ट क्या है दोस्त हमारा, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो सैलिएंट फीचर्स है, यानी कि जो मेन फीचर्स है वो क्या है, चलिए देखते हैं हम।
सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशंस का मेनली मीनिंग क्या है। हाँ जी, तो देखो मीनिंग के लिए ना कोई काफी सारे डेफिनेशन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विकिपीडिया से कि विकिपीडिया क्या कहता है आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि विकिपीडिया जो कह रहा है वो दुनिया के सभी देश मान रहे हैं, इसलिए विकिपीडिया है। ठीक है, तो विकिपीडिया क्या कहता है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टेब्लिश्ड प्रेजेंट्स अकॉर्डिंग टू दू विच अ स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एज एक सेट है प्रिंसिपल्स का, जिससे क्या होते हैं सभी स्टेट यानी कि एक देश क्या होता है गवर्न, यानी कि उसका शासन चलता है। तो संविधान कानूनों का एक संग्रह है, कानूनों का एक पूरा एक किताब है, जिससे एक देश की शासन, एक देश की सरकार डिसिप्लिन के साथ चलती है, एक सुशासन की तरह चलती है ना, डिसिप्लिन के साथ चल सकती है। इस तभी हम एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन को हम काफ़ी इंपॉर्टेंस भी देते हैं। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे होते हैं तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखा गया है, ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट को रखा गया है, एंड अमेरिका यूएसए के अंदर किसको रखा गया सुप्रीम, पता है दोस्त वहां की किसको, सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है। ठीक है, किसको, जुडिशरी को। तो फिर से बताता हूँ मैं, इंडिया के अंदर रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम पे, ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट को, और यूएसए के अंदर जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है ना, जुडिशरी सिस्टम सुप्रीम कोर्ट, उसको रखा गया है सबसे पूरी सुप्रीम। लेकिन इंडिया के अंदर स्पेशली है, हमारे यहाँ पे कानून से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो एक प्रधानमंत्री हो, एक चपरासी हो, या रेडी पटरी वाला हो, सबके सब यहाँ पे इक्वल है। संविधान ने सबको बराबरी का दर्जा दिया हुआ है। क्लियर है, संविधान हमारा काफी बड़ा है, ये भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात पता होना चाहिए दोस्त आपको, जब संविधान बना था तो उसमें टोटल 395 आर्टिकल्स थे, एंड उसके अंदर 8 शेड्यूल यानी कि 8 ही अनुसूची उसके अंदर हुआ करती थी, है ना, 8 अनुसूची उसके अंदर हुआ करती थी। एंड टोटल जिसको 22 भागों में बांटा गया था, 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। लेकिन आगे चल के उसमें अमेंडमेंट भी हुए काफ़ी, जैसे कि 4 आर्टिकल्स टोटल है हमारे पास, 22 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, और लगभग 98 तो काफ़ी पहले हो गया, लगभग 104 105 करंटली इसके अंदर अमेंडमेंट हो चुके हैं, और ये दिन में दिन जरूरत पड़ने में बढ़ता भी जाता है। ठीक है दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। एंड जिसको संविधान को बनाने में अगर हम देखें तो संविधान हमारा बनने में जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, देखिए जरा एक बार आप, 1946 में 13 दिसंबर को आप कह सकते हो, जब फाइनली प्रस्तावना पेश कर दिया गया, है ना। तो 13 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ, एंड ये 26 नवंबर 1900 कब 1949 में बनकर रेडी हो गया। और इस तरीके से 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान को बनने में लगे, और टोटल 63 लाख, टोटल मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाँ जी, टोटल 63,96,729 रुपये टोटल खर्च हुए इस संविधान को बनाने में, क्योंकि काफ़ी देशों से संविधान को लिया गया है, काफ़ी देशों को देखकर बनाया गया है। लगभग 250 आर्टिकल्स तो ऐसे हैं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि 1935 के एक्ट से एज इट इज सेम डाल दिया गया है, और कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो अमेरिका, रसिया, जर्मनी एंड फ्रांस, ब्रिटेन, अलग अलग देशों से लिया गया है वो, इसलिए काफ़ी यात्राएं करनी पड़ी टोटल संविधान को लिखने बनाने में। उस टाइम 63 लाख 63,96,729 रुपीज़ खर्च हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मैंने आपको बेसिक बात आपको बताया है ना, ये बेसिक चीज़ हमें पता होना चाहिए। प्रेम्बल के बारे में हमने देख लिया, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमने समझ लिया। एंड ये हमारा पूरा प्रियम्बल है, जो भी हमने देखा पूरा एक एक वर्ड इसका। और अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट्स हो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, तो एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे मैं कि ये पूरी लाइन्स आपको पता होना चाहिए। अगर आप हिंदी इंग्लिश मीडियम में हो तो ये आपको इंग्लिश मीडियम पता होना चाहिए, अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो पूरा प्रियम्बल हिंदी में याद होना चाहिए आपको। ठीक है, पूरा प्रियम्बल याद होना चाहिए। इससे क्या होगा कि प्रियम्बल के पूरे चैप्टर को, या प्रियम्बल आप छोड़ दो, अगर आपको ये पूरे याद है ना, ये पूरे वर्ड ये सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मुझे यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक बस, इससे क्या होगा कि प्रियम्बल के कैसे भी क्वेश्चन आता है पूरा प्रियम्बल तो आपको याद है, यूँ लपेट दोगे आप, है ना। और पॉलिटिकल स्टूडेंट्स हो, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को प्रियम्बल पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, आप जरूर इसको याद कर लेना, एक बार याद करोगे, थोड़ा सा इसको रिविजन करना, पूरा ये याद हो जाएगा आपको। हाँ जी, आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो नेहरू जी ने साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन पे, और जो चेयरमैन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यानी इंडियन ड्राफ्ट कमेटी के, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फाइनली इन दोनों के बाद संविधान हमारा इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को। हाँ जी, अब हम बात करते हैं संविधान हमारा हमें देता क्या है।
जो संविधान हमें देता है, जो संविधान हमें प्रोवाइड करता है राइट्स एंड काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, उसको ही हम फीचर्स कहते हैं, इसको हम सैलिएंट फीचर्स भी कहते हैं। तो वो क्या है ना? क्या हमें हमारा देश का संविधान दे रहा है? तो कुछ पॉइंट्स हैं फीचर्स के, मैं आपको पहले ही वो बता देता हूँ। जैसे कि हमारा संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि संविधान को टोटली लिखा गया है। और अगर मैं बताऊं आपसे, क्वेश्चन ये पूछूं कि अच्छा हमारे संविधान को तो लिखा गया है ना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ऐसा संविधान बताओ जिसके संविधान को लिखा ही ना गया हो। ऐसा कौन सा संविधान है जिसको ना लिखा गया हो? तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा संविधान ब्रिटेन के संविधान को कहते हैं जिसको संविधान को लिखा नहीं गया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी देश बिना संविधान के कैसे चल सकता है? देखो दोस्त, क्या होता है ना कि कोई भी संविधान लिखा है यानी रिटन या अनरिटन है या नहीं, इसको हम डिफरेंस एक ही पॉइंट से कर सकते हैं। ये मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था। कैसे? सुनिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा एक फिक्स टाइम में, एक फिक्स टाइम पीरियड में बनाया गया हो, उसको कहा जाता है अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया? मैं फिर से बता देता हूँ। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को जब एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा एक फिक्स टाइम में बनाया गया हो, उसको कहा जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे भारत के संविधान को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया है ना, जो कैबिनेट मिनिस्टर जब आए थे भारत के अंदर, है ना, तो कैबिनेट कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया, देन भारत में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी संविधान सभा ने ही भारत के संविधान को बनाया एक फिक्स टाइम में, और हमारे पास ये फिक्स टाइम है भी, जैसे 2 साल 11 महीने 18 दिन, हमारे पास फिक्स टाइम भी है, इतने टाइम लगे हैं, इसलिए भारत के संविधान को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ब्रिटेन के संविधान, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए नहीं कहा जाता रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि उसके पास ना ही आज तक कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है, और ना ही ब्रिटेन के पास कोई फिक्स टाइम है। ठीक है, वहाँ पे जो भी कस्टम चले आ रहे हैं, है ना, जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, एंड जो भी समय समय पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जो पार्लियामेंट्स में कोई स्पीच दिया जाता है, वहाँ पे वही कानून बन जाता है ना, कस्टम्स पे चला आ रहा है वो। तो इसलिए ये आपको मेजर जो डिफरेंस ये पता होना चाहिए रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि कोई एक फिक्स टाइम में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा ही बना गया हो, उसको ही हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा संविधान जो है ना, उसको कठोर भी कहा जाता है, रिजिडिटी भी कहा जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीला भी कहा जाता है। ये इसलिए कहते हैं हम, संविधान में कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिसको चेंज करना काफ़ी आसान है। जैसे कोई नया स्टेट बनाना हो और इजीली बनाया जा सकता है, यानी टोटल बहुमत का अगर सिंपल मेजोरिटी भी है, जैसे कि मान लो कि 100 लोग हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप सभी को, 100 में से अगर 50 भी लोग राजी हो गए, 50 + 1 इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी, 50 + 1 इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। क्लियर है? तो सिंपल नया स्टेट बना सकता है, स्टेट का नाम चेंज किया जा सकता है, तो ये सब आसानी से किया जा सकता है। लेकिन जब हम रिजिडिटी की बात करते हैं तो ये आ जाता है किस पे? स्पेशल मेजोरिटी पे। ठीक है, अभी आपको बताता हूँ कि भारत के अंदर यानी कि देखो, किसी भी देश के संविधान को कठोर या रिजिडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी बताना है तो ये देखने के लिए हमें ये देखना होता है कि उस देश के अंदर चेंजेस कैसे किया जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो भारत में 3 तरीके से चेंज किया जा सकता है। देखिए, पहला है सिंपल मेजोरिटी, जो मैंने आपको बता दिया 50 + 1 वाला। दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि 2/3 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि अगर 100 मेंबर है तो 100 में से अगर 75 मेंबर राजी नहीं है तो वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हम, तो 2/3 मेजोरिटी यहाँ पे चाहिए होती है, 2/3 बहुमत चाहिए होता है। नेक्स्ट है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट की कंसेंट, यानी कि अगर मान लो कि कोई ऐसा काम संविधान में, मान लो कि जीएसटी कानून पास करना था सरकार को, तो सरकार को स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए था, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूंट यानी कि जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जैसे मान लो लोकसभा के हैं, लोकसभा में टोटल 545 मेंबर हैं, तो 45 मान लो कि 375 मेंबर एग्री भी होनी चाहिए, है ना। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आप सभी को, इसका आंकड़ा निकाल लेना आप, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, तो 375 मेंबर भी राजी होने चाहिए, प्लस टोटल स्टेट के आधे स्टेट जो है वो भी एग्री होने चाहिए। मान लो कि टोटल मान लो हम पे 28 स्टेट है, तो 28 के मान लो कम से कम 15 स्टेट तो राजी होने चाहिए, और प्लस ये मेजोरिटी। तो ये थर्ड जो प्रोविजन है चेंज करने का सबसे हार्ड है, ये नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल है, इसलिए संविधान को रिजिडिटी यानी कि कठोर भी कहा जाता है। ठीक है, और सिंपल मेजोरिटी यानी कि 100, अभी मैंने आपको बताया कि टोटल का आधा + 1
फ्लेक्सिबिलिटी मेजोरिटी भी से काफ़ी सारे चेंजेस किए जा सकते हैं, इसलिए लचीला भी कहा जाता है संविधान को। क्लियर है ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट है फेडरल पॉलिटी। फेडरल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पावर को डिवाइड किया गया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, अगर थर्ड लेवल में है तो लोकल गवर्नमेंट में भी चीज़ों को बांटा गया हो, है ना, पहली चीज़। दूसरी बात क्या कि जो भी फेडरल पॉलिटी होगा वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित रिटर्न होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पावर्स को डिवाइड किया गया है। अब इसके पावर्स क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के पावर क्या है, लोकल गवर्नमेंट के पावर क्या है, इसलिए हर एक पॉइंट को डिफाइन करना होता है। इसलिए जो फेडरल कंट्री होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बड़ा बन जाता है, काफ़ी लेंथी हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि भाई सभी पावर्स को डिफाइन करेंगे हम, सेंटर के अलग के, गवर्नमेंट के अलग, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के अलग के, इसलिए ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। जैसे कि मैं इंडिया की एग्जाम्पल लूँगा आप सभी को, तो भारत के अंदर भी पावर को डिफाइन किया गया है 3 पॉइंट में। पहला है सेंट्रल लिस्ट। कौन सा? सेंट्रल लिस्ट, जिसको केंद्रीय सूची कहते हैं, जिसके अंदर टोटल 100 सब्जेक्ट ऐसे जिसपे कौन सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। दूसरा है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट ऐसा जिसके अंदर टोटल 62 सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जिसको समवर्ती सूची कहते हैं, जिसके ऊपर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 लिस्ट बना दिए गए हैं, 3 लिस्ट में ही कोई कानून बना सकता है। क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंडामेंटल राइट्स। नहीं, इससे पहले ऊपर भी एक पॉइंट है मेरे दोस्त, ये वाला 4th पॉइंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। भारत के अंदर क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जिस देश के अंदर जो गवर्नमेंट का हेड है और जो स्टेट का हेड है वो दोनों अलग अलग होंगे, और जो गवर्नमेंट का हेड है वो पावरफुल होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आप सभी को। जैसे कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट का हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो स्टेट का हेड है वो प्रेसिडेंट होता है। लेकिन जो मेन पावरफुल होता है वो पीएम होता है, उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे कि इंडिया हो गया, है ना, एंड ब्रिटेन हो गया, यहाँ पे ये सिस्टम रूल लागू है। ठीक है, एंड जो भी यहाँ पे मिनिस्टर्स बनते हैं उनको पार्लियामेंट का मेंबर होना कंपलसरी होता है, चाहे वो लोकसभा के हो या वो राज्यसभा के मेंबर हो। अगर किसी भी एक का मेंबर वो नहीं है तो उनको वो मिनिस्टर नहीं बन सकते। ठीक है, इसके अपोजिट में बात करूँ मैं तो प्रेसिडेंशियल रूल है, जो कि अमेरिका और कुछ वेस्टर्न कंट्री के अंदर लागू है ये रूल। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर गवर्नमेंट का हेड और स्टेट का हेड, दोनों का हेड एक ही होता है, वो होता है प्रेसिडेंट। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। देखो अमेरिका में भाई, है ना, जो बाइडन है एक ही है भाई, वहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, तो दोनों का हेड यही है। और यहाँ पे अगर किसी को मिनिस्टर बनना है तो वो वहाँ के जो पार्लियामेंट है, वहाँ के पार्लियामेंट, लोकसभा को वहाँ पे कांग्रेस कहा जाता है, और अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। तो वहाँ पे कांग्रेस या सीनेट, इन दोनों में से किसी का मेंबर वो नहीं होना चाहिए, तभी वो मिनिस्टर बन सकता है। अगर वो दोनों में से किसी का एक का मेंबर है और वो मिनिस्टर बन गया तो उसको रिजाइन देना पड़ जाएगा, रिजाइन करना पड़ जाएगा। और अमेरिका में ठीक उल्टा है ना, भारत से, क्योंकि भारत में दोनों का मेंबर होना कंपलसरी है, लोकसभा या राज्यसभा का। लेकिन अमेरिका में क्या है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि प्रेसिडेंशियल वाला है अमेरिका के अंदर, पार्लियामेंट्री वाला है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे देश का संविधान हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स देता है, जो कि एक इंसान के कह सकते हो कि ह्यूमन बींग्स के जिंदा होने के लिए जरूरी है ना। एज ए ह्यूमन बींग ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी जरूरी है। अगर ये राइट्स ना हो तो एक इंसान जीवित ही नहीं रह पाएगा धरती पे। एक एज्यूम करो कि अगर आपके पास इक्वलिटी ना हो, आपके पास फ्रीडम ना हो, आपके पास लिबर्टी ना हो, रिलीजियस राइट ना हो, तो हम कैसे जी सकते हैं, है ना, राइट टू लाइफ ना हो, सोचो। तो ये चीज़ जरूरी है। एंड राइट्स दिया है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो हमसे कुछ ड्यूटीज़ भी लिया है। जैसे कि हमारे पास कुछ ड्यूटी है कि हमें अपना देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, देश के फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना, चाहे नेशनल एंथम उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर्यावरण उसको हमें साफ रखना चाहिए। तो कुछ यहाँ पे ड्यूटीज़ भी है जो हर एक इंसान को करना चाहिए, तो ये हमारे देश का संविधान भी हमें देता है। नेक्स्ट पॉइंट है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे चलिए पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ। इसको हिंदी में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य को, जैसे कि हम बात करें अभी, मैंने अभी ऊपर बताया आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल जो राइट्स है वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, मैंने आपको बताया टोटल देश के संविधान के अंदर टोटल 22 पार्ट है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो 3rd पार्ट के अंदर है। ठीक है, एंड जो संविधान का आर्टिकल है वो 12 आर्टिकल से लेकर 36 आर्टिकल तक टोटल फंडामेंटल राइट्स बताया गया है। लेकिन जब DPSP की बात करते हैं हम, तो DPSP जो है
वो टोटल हमारा कह सकते हो कि मेन बाग 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और ये संविधान के पार्ट 4 में है, क्योंकि थर्ड में तो क्या है फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, अब डीपीएसपी का मतलब क्या होता है मैं पहले आपको ये समझा दूं। देखो जैसे फंडामेंटल राइट्स हमें राइट्स देता है ना, और ये राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेंस होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जो रीट्स है वो जारी कर सकता है, आदेश दे सकता है, और उस पर जल्द कार्रवाई होगी। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जो डीपीएसपी है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने सीधे सिटीजन को ना देकर, है ना, ये सीधे स्टेट को दिया है। अब स्टेट की मर्जी है कि वो इसको लागू करे या ना करे। ठीक है, तो ये जैसे कि ये एक सोशल वेलफेयर के लिए दिया गया है, ये लोगों के कल्याण के लिए, चाहे वो रोजगार के लिए हो या वेलफेयर में जैसे पर्यावरण को हो, या लोगों को कोई भी ऐसी रोजगार प्रोवाइड करना हो उसके लिए, है ना, कोई सोशल स्कीम चलाना हो, कोई सरकार को कोई, है ना, ऐसा यानी कि लोगों को भलाई के लिए, कोई कल्याण के लिए कोई कानून इंप्लीमेंट करना हो, तो ये दिया गया, इसलिए डीपीएसपी। तो लेकिन अब सरकार मान लो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है, तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते बोलने के लिए कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि संविधान में ये प्रोविजन किया गया है। ठीक है दोस्त, तो ये डीपीएसपी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए हम जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिंगल सीट जुडिशरी सिस्टम। चाहे वो नागरिक कहीं का भी हो, सुप्रीम कोर्ट भारत के अंदर एक ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट भारत में एक ही है, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा भारत में कोई भी जुडिशरी सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम। भारत के अंदर जो जुडिशरी सिस्टम टोटली इंडिपेंडेंस है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स है, मेन जो ऑर्गन्स है वो क्या है, 3 ऑर्गन्स में सबसे पहला है पार्लियामेंट, है ना, दूसरा है हमारे पास आप इसको एग्जीक्यूटिव कह सकते हो, एंड तीसरा है हमारे पास जुडिशरी सिस्टम। तो ये तीनों ही अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में इंडिपेंडेंट है टोटली। ऐसा नहीं है कि इसका इन्फ्लुएंस इस पर रहेगा, इसका इन्फ्लुएंस इस पर रहेगा, नहीं, ये तीनों के ही तीनों का जो सोर्स है पावर का वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, है ना, सब कोई किसी के प्रेशर में काम नहीं करता। क्लियर मेरे दोस्त। नेक्स्ट है मेरे पास सिंगल सिटीजन। भारत का नागरिक चाहे कहीं पे भी रहता हो, कहीं पे भी किसी भी स्टेट में रहता हो, वो इंडियन सिटीजन ही कहलाएगा। अमेरिका की तरह नहीं मेरे दोस्त। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में टोटल 50 स्टेट है। अमेरिका के अंदर कोई न्यूयॉर्क में रह रहा है, न्यूयॉर्क के अंदर, तो पहले वो न्यूयॉर्क का सिटीजन है, देन वो यूएसए का सिटीजन है ना। तो अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, पहले स्टेट की सिटीजनशिप, नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की सिटीजनशिप। देखिए भारत में क्या है, एक ही वो नागरिक है, वो है इंडियन नागरिक, है ना, भारतीय नागरिकता उसको मिलती है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है भारत के अंदर। नेक्स्ट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि देश के अंदर, भारत के अंदर क्या है भाई, टोटली यानी कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है कि 80+ कोई भी इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मेल या फीमेल, कास्ट उसका कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, रिलीजन्स कोई भी हो, उसका बर्थ प्लेस कोई भी हो, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन को उसको राइट टू वोट है, वोट डालने का उसको राइट होना चाहिए। ये नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजन। तो भारत के अंदर इमरजेंसी का ही प्रोविजन किया गया है कि, और इमरजेंसी का प्रोविजन जो है वो 3 तरीके से किया गया। चलिए आपको मैं बता देता हूँ इमरजेंसी का प्रोविजन कैसे है। सबसे पहला आर्टिकल 352 के तहत, अगर इंडिया का किसी और कंट्री के साथ वॉर हो जाता है ना, थर्ड किसी कंट्री या चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, कभी किसी के साथ हो जाता है, तो उस टाइम इमरजेंसी लगा दी जाती है, वॉर इमरजेंसी। और इसमें क्या होता है कि लोगों के कुछ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ले लिए जाते हैं, है ना, और जितने भी पावर्स है वो सब के सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। तो आर्टिकल 352 जो है वो 1962 में चाइना के वॉर का टाइम लगा था, 1971 में लगा था। ठीक है दोस्त, और एक बार इसका मिसयूज हुआ था 1975 में, 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम में। ठीक है, तो 3 टाइम बेसिकली आप कह सकते हो। और 1965 में जो लगा था वो 1962 वाला ही चला आ रहा था, ये वाला था। ठीक है दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है ना। एंड पहला हो गया प्रोविजन ये इमरजेंसी का। दूसरा प्रोविजन है 365। जब किसी भी मान लो, मैं आपको पहले बताता हूँ, वैसे समझिए पहले। सॉरी मेरे दोस्त, माफ़ करना यार, 365 बोल दिया मैंने यार, माफ़ कीजिएगा। 356 आर्टिकल लगा दिया जाता है। इसमें क्या होता है ना, जैसे कि मान लो कि एक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट सही से नहीं चल रही है, कि यानी कि स्टेट गवर्नमेंट मान लो कि मेजोरिटी नहीं है, और या वहाँ पे संविधान या कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजन से गवर्नमेंट नहीं चल रही है, तो उस सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट हटा देती है।
तो उस स्टेट के राज्यपाल जो गवर्नर है उसके रिकमेंड पे प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल इम्प्लीमेंट कर देता है। इसको ही आर्टिकल 356 में कहा गया है। तो इस तरीके से इमरजेंसी लागू किया जा सकता है और फाइनली उस स्टेट का जो सारा शासन है वो प्रेसिडेंट के आदेश पे राज्यपाल यानी गवर्नर देखता है फिर, ठीक है। लेकिन ये राष्ट्रपति खुद नहीं करता है, राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री से अनुमति लेता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, पीएम से अनुमति लेता है, परमिशन लेता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास 360 जो आर्टिकल है हमारे पास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आज तक भारत में लगा ही नहीं है, क्योंकि 352 लगा हुआ है। 356 तो दोस्तों अनगिनत बार लग गया है, इसकी तो गिनती नहीं, काफ़ी इसका मिसयूज भी हुआ है भारत में, तो है ना। अब क्यों सेंट्रल में किसी की गवर्नमेंट है, स्टेट में किसी की गवर्नमेंट है, वो क्या करते हैं कि बोलते हैं भाई स्टेट गवर्नमेंट सही से नहीं चल रही है, ये कहते हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को गिरा देते हैं, है ना। अक्सर ऐसे काफ़ी बार देखा गया है। हाँ जी, तो अब बात करते हैं 360 का। ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी तभी लगेगी जब भारत के अंदर पैसे की किल्लत आ जाए, पैसे की दिक्कत आ जाए, तो सरकार क्या करेगी, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी सैलरी को रोक लेगी, है ना। पैसे, बस पैसे चाहिए किसी की, पैसे की किल्लत है दोस्त। आज तक तो ऐसी नौबत नहीं आई है और भारत में ऐसी नौबत कभी आएगी भी नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर पैसे की कमी तो है ही नहीं। भारत में दोस्त नीयत की कमी है, और ये दिन नीयत ठीक, पैसे तो अपने आप ही निकल कर आ जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं सारे, और इस तरीके से हमारे सारे फीचर्स खत्म हो जाते हैं। अब एक बार दोस्त जो मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड्स में लिख दिया है, देखिए जरा एक बार। अब इससे क्या होगा, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इससे का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन वाले पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पज, कब, 1946। यानी कि एक पर्पज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है उसको, ठीक है, तभी उसको हम रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। एक बार मैं आपको फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। तो ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया हमारा, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि टोटल 395 आर्टिकल्स दुनिया में कहीं पे भी नहीं है मेरे दोस्त। इतना 248 के साथ दोस्त अफ्रीका है, सोचो जरा एक बार, किसी के भी नहीं है इतने बड़े आर्टिकल। तो कनाडा ले लो, किसी का भी ले लो आप, है ना। आर्टिकल 22 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया हो, इतने बड़े संख्या में उसमें अमेंडमेंट हुआ हो, है ना दोस्त, लगभग 100+ अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी। एंड 1950 में दोस्त इसको एक जब पार्ट बनाया हो, और इस तरीके से आज अगर देखा जाए तो 4 आर्टिकल्स इसमें, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल से। अगर हम और भी कंट्री से थोड़ा तुलना करें, देखिए जरा, यूएसए के अंदर टोटल 7 आर्टिकल्स हैं, जरा सोच को देखो हाउ इट कैन बी पॉसिबल। अमेरिका के अंदर सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं उसके संविधान में, और 7 आर्टिकल से पूरा देश चल रहा है उसका, है। और इसके कंपैरिजन में देखें हम भारत में तो 395 आर्टिकल्स, जरा सोचो, जो क्या 344 हो चुका है, देखिए जो है। चाइना के अंदर भी 138 आर्टिकल्स है। चाइना के दोस्तों हटाओ, यहाँ पे आर्टिकल होना है ना होने से बराबर, खत्म ही है भाई। लेकिन जापान में के अंदर भी हुआ 103 आर्टिकल्स है, कनाडा के अंदर भी 107 आर्टिकल्स है, सोचो रहा है एक बार, है ना। साउथ अफ्रीका में तो 248। यानी कि आप कह सकते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स होने का रीज़न भी ये है, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स की पावर को डिफाइन किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर को डिफाइन किया है। हम एक फेडरल कंट्री है, तो पावर ऑफ सेपरेशन है यहाँ पे। तीनों स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, संवर्तीय सूची, राज्य सूची, केंद्रीय सूची, इन तीनों में पावर्स को डिफाइन किया गया। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है। क्लियर दोस्त। एंड रिजिड है और फ्लेक्सिबल है, इन दोनों आपको मैंने बता दिया क्यों होता है ये, क्योंकि इसको देखा जाता है अमेंडमेंट के तरीके पे। अगर अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है अगर वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है तो उसको फ्लेक्सिबल कहा जाएगा, जैसे सिंपल मेजोरिटी हो गया एंड इसे ना। एंड लेकिन जब अगर स्पेशल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट की कंसेंट लेना हो तो उसको हम बोलते हैं रिजिड, यानी कि रिजिडिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि भाई इसमें अमेंडमेंट करना आसान नहीं होता। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बताया इसके अंदर कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई आपको शोषण नहीं कर सकता मेरे दोस्त। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स है हमारे पास, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। अगर इन पांचों में से किसी को भी कोई वायलेंस होता है तो हम सीधे आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। एंड जो इसमें अब प्रॉपर्टी का राइट हटा के दोस्तों उसको आर्टिकल 301A में जो डाला गया है उसमें इसलिए डाला गया है उसको, अब हम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब हमें नीचे की अदालत से शुरुआत करनी होगी, यानी कि पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, देन हाई कोर्ट जाएंगे, देन सुप्रीम कोर्ट, है ना। क्योंकि जब तक वो एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, तभी हम सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते थे, इसलिए अब नहीं जा सकते। इसको हटाने का रीज़न ये था कि सरकार वेलफेयर कोई काम करना चाहती थी। कि मान लो किसी का प्रॉपर्टी, सरकार को ज़मीन लेना है ताकि सरकार वहाँ पे कोई अपना गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पूरा कर सके, और लोग उससे भाई अपना मुआवजा मांगते, और सरकार वो उतना नहीं देती तो लोग चल जाते सुप्रीम कोर्ट। भाई वो तो फंडामेंटल राइट्स लोगों का, इसलिए सरकार को दिक्कत आ रही थी।
कोई वेलफेयर काम करने में, इसलिए खत्म कर दिया गया। इसको कब खत्म किया गया? 1978। मोरारजी देसाई की जो सरकार थी 79 में जाके इंप्लीमेंट हुआ है। चलिए डीपीएसपी दोस्तों ये रहा हमारे पास। मैंने आपको बताया था कि डीपीएसपी जो स्टेट को दिया गया है, जैसे कुछ डीपीएसपी जो कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कि दिया गया है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, है ना। समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए सभी को, ये भी कहता है हमारा डीपीएसपी। स्टेट को कि स्टेट ये हमेशा बनाए रखे, ये चीज़ हमेशा इम्प्लीमेंट रखे, ऐसा कानून। दोस्तों इक्वलिटी के अंदर भी ये चीज़ हमेशा देखा जाता है। एंड नेक्स्ट है वर्कर्स शुड बी पेड, है ना, एडुकेट वेज, उनको एक वेजेस जो मिलना है वो मिलना चाहिए भाई। एंड वर्कर सेक्शंस ऑफ द पीपल, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स पीपल शुड बी गिवन स्पेशल केयर। हाँ बिल्कुल इनको मिलता भी है। तो डीपीएसपी के कुछ ऐसे प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया गया है। एंड द स्टेट शुड प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल पीस। दोस्त ये जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 51A के अंदर बताया गया है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल पीस को बना के रखेगा सर, तो काफ़ी ज़रूरी। नेक्स्ट दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जैसे कि हमें अपने नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो फंडामेंटल न्यू ड्यूटीज़ के मैंने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए आपको, आप यहाँ पे सारे पॉइंट्स देख सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको याद कर लेना ताकि एग्जाम में आप शॉर्ट में इसको लिख दो, है ना। सॉवरेंटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हमें बनाए रखना है, हमें अपने देश का, तो हमेशा इसको प्रोटेक्ट करना रखना है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एक ड्यूटी है ना। हाँ जी, तो ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द आवर कंप्यूट कल्चर, हमारा जो कल्चर है उसको हमें बनाए रखना है भाई, किसी को दिक्कत ना आए। ठीक है, ह्यूमैनिज्म के लिए हमें एंड इन सब के लिए हमें क्या करना है, देश के अंदर इन्वायरमेंट योग इन सब के लिए हमें सुरक्षा बनाए रखना है। नेक्स्ट है तो सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये पॉइंट दोस्त ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट को आपको एक कह सकते हो ये भी एक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि जो 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 के अंदर, उसके तहत सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जोड़ा गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, और मैंने इन सबका मतलब भी आपको समझा दिया कि सोवरन का मतलब क्या होता है। भारत 1947 से पहले सोवरन स्टेट नहीं था। ठीक है, सोवरन भारत कब बना है? 1947 के बाद, क्योंकि 1947 से पहले तो हम इंग्लैंड के गुलाम थे, और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से दोस्त हम अंग्रेज को ही गुलाम भी कर रहे थे। लेकिन 1947 के बाद हम इंटरनल भी आज़ाद हो गए, और एक्सटर्नल भी किसी देश का अब हम पे राज नहीं रहा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में सोशलिस्ट वर्ड का मतलब। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है, भी कोई दिक्कत नहीं है, सभी इक्वल है। सेकुलर में किसी स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है। एंड डेमोक्रेटिक इंडियन स्टेट है भारत एक, जहाँ पे लोगों को चुनकर भेजा जाता है। बात एक रिपब्लिक है, यानी कि यहाँ पे हायरार्की सिस्टम ही होना चाहिए। हायरार्की मतलब क्या हो गया समझ आगे दोस्त, जैसे मोनार्की सिस्टम है ब्रिटेन के अंदर, वैसा नहीं होना चाहिए। एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भारत के अंदर, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं दोस्त, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, और कैबिनेट के भी हेड होते हैं। सारे पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है, गवर्नमेंट के हेड यही होते हैं प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा के दोस्त नेता भी यही होते हैं प्राइम मिनिस्टर। एंड जो प्रेसिडेंट होता है वो सिंपल स्टेट के हेड होता है। सारे जो काम होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं, लेकिन सारा काम प्रधानमंत्री ही करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, है ना। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल रूल है दोस्त, इसके अंदर क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है यानी सरकार का, और स्टेट का दोनों प्रेसिडेंट ही होता है वो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको भारत के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर उसके पास सारे पावर है, प्रेसिडेंट के बाद नाम मात्र का पावर, ये ध्यान रखना है। फेडरल गवर्नमेंट है भाई इंडिया के अंदर, फेडरल मतलब 2 टायर गवर्नमेंट है, लेकिन यूनिटरी भी है यहाँ पे देखा जाता है। यूनिटरी मतलब जैसे सेंट्रल और स्टेट में पावर डिवाइड है, लेकिन जो पावरफुल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है भारत के अंदर, इसलिए यूनिटरी वाइज भी कहा जाता है भारत के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू की यहाँ पे सिस्टम है। मान लो कि पार्लियामेंट के द्वारा यानी देश की सरकार के द्वारा जो लॉ बनाया गया है, वो लॉ अगर देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। इसी को जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक सक्रियता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आर्टिकल 326 के तहत संविधान में यह प्रोविजन किया गया है कि जो एज है, पहले दोस्त 21 हुआ करता था, उसको 1970 दोस्त आगे चल के उसको 89 में जाके दोस्तों घटा दिया गया, है ना। एंड फिर इसको 18 कर दिया गया, और उसके बाद 79 या 89 के दोस्तों आसपास की बात है, उसके बाद हटा के बाद क्या कर दिया गया, 18 एज के लोग वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी भारत के अंदर दोस्त स्टेट का, जैसे भारत का कोई अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज तो है नहीं,
जैसे कि हिंदी कोई अपना ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं है, हाँ भारत का, लेकिन ये है कि जो भी स्टेट अपने अकॉर्डिंग वो अपने लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। तो दुनिया में दोस्त मात्र भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लोगों को आज़ादी है भाई, अपने स्टेट लैंग्वेज में काम कर सकते हैं वो। लेकिन हिंदी और इंग्लिश को ये कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो कुछ भी यूज कर सकती है ना। जैसे कि जो साउथ के स्टेट है उनको कोई दिक्कत ना हो और ये सब बना रहे। दोस्त इस तरीके से आज की हमारी वीडियो खत्म होती है यहाँ पे, जिसमें हमने प्रीएम्बल को पूरा पढ़ लिया, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को पूरा देख लिया। और ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया है दोस्त, मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया। जो मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड्स दिखाए, ये स्लाइड्स के लिंक मैं दे दूंगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ताकि आप सभी को थोड़ा रिविजन में है ना थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। और कैसे लगी आपको ये वीडियो दोस्त नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एक रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे वीडियोस मैं चैनल पर डालता रहता हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दोस्त ऑन कर लेना। अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना प्यार यूं ही बनाए रखना, एक बार नहीं इस वीडियो को 2 बार देखना, ताकि दोनों टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।